हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी निरारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज से मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटारा, ये हमारे इस पेपर का सब्जेक्ट का नाम है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन क्या है, अगर इसे हम थोड़ा देखें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वो है वैकल्पिक विवाद निपटारा, यानी कि कोई ऐसे पक्षकार है जिनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद हो गया है, तो वो न्यायालय में ना जाकर न्यायालय के बाहर जिस विधि से अपने विवादों को निपटाते हैं, अपने विवादों को सुलझाते हैं, उसका नाम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन। अब इस पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस पेपर में हम सबसे पहले द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट क्या है, क्यों बना है, इसके बनने के कारण क्या है, और इसमें हम किन पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला वाला पार्ट है आर्बिट्रेशन का, यानी कि मध्यस्थम का। हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि मध्यस्थम क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में। मध्यस्थम ये होता क्या है, करार क्या है, इसके ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, फिर इसकी अधिकरण ट्रिब्यूनल्स की इनकी जुडिक्शंस क्या है, अधिकारिता क्या है इसकी, और मध्यस्थम की जो कार्रवाइयाँ वो कैसे संचालित की जाती हैं, और जो इसका निर्णय दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है यानी कि पंचायत जिसे कहेंगे, तो वो कैसे दिया जाएगा, उसकी कार्रवाई कैसे होगी, कार्रवाइयों का समापन किस प्रकार से होगा, और जो पंचायत दिया गया मध्यस्थों के द्वारा, तो वो पंचायत की फाइनलिटी क्या होगी, अंतिमता कैसी होंगी, और अगर इसमें किसी तरह की कोई अपीलों का प्रावधान है तो अपील किस प्रकार से होंगी, ये सब हम इसी पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो सेकेंड पार्ट कहता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में, कुछ विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के बारे में। अब जैसे इसमें दे ही रखा है फॉरेन अवार्ड्स, फॉरेन का नाम सुनते ही आप समझ जाइए विदेशी पंचायतों के बारे में बात कर रहा है, तो ये विदेशी पंचायत होते क्या हैं। फिर इसमें और भी अगर कोई कन्वर्सेशंस हैं जैसे कि न्यूयॉर्क का है या जेनेवा का है, तो क्या क्या है, कैसे कार्य होंगे, उस बारे में। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कंसिलिएशन का पार्ट, कंसिलिएशन यानी कि सुलह वाला पार्ट, कि सुलह क्या होती है, मध्यस्थ से ये कैसा अलग है या इसी प्रकार से काम होता है, तो कैसे कैसे होगा, कौन से प्रोविजन हैं जिनको ये फॉलो करेंगे, सुलह कौन व्यक्ति करवाएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, फिर वो प्रशासनिक अगर कोई सहायता लेना चाहते हैं या पक्षकारों के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं, कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं वो पक्षकारों को जो उनके पास आए हैं, जिससे कि वो उनके डिस्प्यूट्स को, विवादों को सुलझा सकें, तो किस प्रकार से होगा, उनकी गोपनीयता क्या रखी जाएगी, कार्रवाई किस प्रकार से होगी, उसका समापन किस प्रकार से होगा, और इन सब चीज़ों में कंसिलिएटर की यानी कि सुलहकर्ता की भूमिका क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम पार्ट थर्ड में देखेंगे। पार्ट 4 में हम सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के बारे में देखेंगे, यानी कि अनुपूरक उपबंध के बारे में, कि और कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे कि नियम बनाने के हैं या कोई कठिनाइयाँ आ रही है इन सारे मध्यस्थम सुलह के बीच में, या कोई नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए, तो उन कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाएगा, नियम बनाए कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम सप्लीमेंट्री प्रोविजंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ शेड्यूल्स दे रखी है, अनुसूचियाँ दे रखी है, जिन्हें हम देखेंगे। और सिक्स पार्ट में हम देखेंगे लोक अदालत एंड लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, कि लोक अदालत क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन में हम वो लोक अदालत कैसे पढ़ते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ क्या क्या है, वो अथॉरिटीज़ कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। तो हम ये जो हम पेपर देख रहे हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन, उसमें हम द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में पढ़ेंगे, और इसीलिए आज हम सबसे पहले पार्ट ही देख रहे हैं आर्बिट्रेशन का, मध्यस्थम का, जैसे इसके नाम से लगता है मध्यस्थम, कि मध्यस्थम क्या है, कैसे ये काम करता है, होता क्या है ये, कि कौन सी ऐसी कार्रवाई है जिनको मध्यस्थम कहा गया है, उस बारे में हम देखेंगे। लेकिन ये हम देखें उससे पहले सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है हिस्ट्री का, कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इससे क्या है, इसकी हिस्ट्री, ये क्यों बना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था पुराने समय में, उसके पहले की हिस्ट्री को हम देखें तो मध्यस्थम या सुलह के माध्यम से विवादों का निपटारा करने की जो ये प्रथा है, ये हिस्ट्री से, अतीत से ही चली आ रही है।
पहले के समय में गांव में या प्रतिष्ठित लोगों की मध्यस्थता से विवादों का निपटारा होता चला गया। औपचारिक न्याय व्यवस्था का भी धीरे धीरे शुरुआत हुई। न्याय व्यवस्था के यही सब मुख्य स्रोत थे। क्यों? क्योंकि हम भी अपने घर में देखते हैं कि जैसे कोई छोटी मोटी भी कोई विवाद हो गया तो हम दादाजी के पास जाते हैं या हम अपने सबसे बुजुर्ग के पास जाते हैं, पिताजी के पास जाते हैं। तो पहले की हिस्ट्री में भी ये था कि कभी कोई विवाद हो गया तो गांव के बुजुर्गों के पास जाया जाता था, गांव की चौपालों में जाता था, प्रतिष्ठित लोगों में जाता था और वो व्यक्तियों के विवादों को सुनकर उसका निपटारा करते थे। धीरे धीरे यही चीज़ थोड़ी सी आगे बढ़ी और ये पंचायतें बन गई। 5 व्यक्तियों का समूह न्याय प्रदान करने का ऐसा काम करता था कि धीरे धीरे इसी व्यवस्था का नाम मध्यस्थम का नाम हो गया। फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नियम बन गए। बंगाल, चेन्नई, मुंबई में इस व्यवस्था को स्थान दिया गया। 1793 में बंगाल विनियम द्वारा विवादों को पक्षकारों की सहमति से और मध्यस्थ या अधिनिर्णायकों को सौंपने की व्यवस्था भी की गई। फिर आगे चलकर सिविल प्रोसीजर कोड और आर्बिट्रेशन एक्ट बना। पहली बार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई जिसका उसी एक्ट में प्रावधान किया गया और फिर धीरे धीरे ये मध्यस्थम का प्रचलन बढ़ता गया। मध्यस्थम क्या? मध्यस्थम वो है जो कि न्यायालय में न जाकर किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और वो व्यक्ति दोनों पक्षकारों की बात सुन के उनके विवाद को सुलझाता है। उसी व्यक्ति को कहते हैं मध्यस्थ और इस प्रक्रिया को कहते हैं मध्यस्थम। पहले 1940 में मध्यस्थम अधिकरण एक बना था जिसे संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू किया गया। धीरे धीरे ये अधिनियम भी आलोचना का शिकार हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। सीधा ऐसा ये हुआ कि इस अधिनियम के स्थान पर नया एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं 1996 का एक अधिनियम इसको पारित किया गया जिसका नाम रखा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो फिर जो पहले का अधिनियम था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, फिर उसमें क्या रह गया था? तो उसमें कुछ कमियां थी। जैसे जैसे कारोबार चलता गया, व्यवसाय आगे बढ़ता चला गया, उसका क्षेत्र का विस्तार हो गया, वैसे वैसे मध्यस्थम का दायरा भी बढ़ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत सारी जड़ें सब जगह फैलती चली गई और 1940 का मध्यस्थम अपनी इस उपयोगिता को खोने लगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के लिए इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार और अनेक भी इसमें कमियां थी, जैसे कि सिर्फ ये आर्बिट्रेशन 1940 था, सुलह की इसमें कोई बात ही नहीं थी, कंसिलिएशन का कोई स्थान ही नहीं था इसके अंदर 1940 में। मौखिक मध्यस्थम करार 1940 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थम करार मौखिक भी हो सकता था। विदेशी पंचायत को परिवर्तित कराने के लिए यानी कि इन्फोर्स कराने के लिए इस अधिनियम में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। कंसिलिएशन के बारे में इस अधिनियम में कोई भी किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं कही गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थम पंचायत उसी न्यायालय में दाखिल कर सकते थे जिस न्यायालय में विवादग्रस्त विषय वस्तु को एक वाद के तौर पर सुनने की अधिकारी था, यानी कि उनका जुडिक्शन इतना कम था कि उसको आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। इसमें कोई भी परिभाषा पूर्ण या स्पष्ट भी नहीं थी। इसमें निर्णायक की नियुक्ति करने का प्रावधान था। इसमें मध्यस्थ के प्राधिकार को वापस लेने का भी अधिकार था। मध्यस्थ को अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी नहीं था। मध्यस्थम के स्थान पक्षकारों के करार द्वारा निर्धारित किए जा सकते थे। कार्रवाई की भाषा संबंध में अधिनियम में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मौखिक सुनवाई के बारे में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दस्तावेजों की यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगर कोई प्रेजेंट करने और प्रस्तुतिकरण के लिए आदेश करने के लिए न्यायालय से अनुरोध करने के बजाय किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न भी नहीं था। इस अधिनियम में कुछ जो लिपिकीय थी या गणितीय भूल सुधार करने का भी कोई अधिकार नहीं था। पंचायत को अन्य आधारों पर अवैध घोषित किए जाने का भी प्रावधान था, जैसे कि शब्द न अन्यथा अवैध, मतलब कि छोटी सी भी अगर कोई बात है तो उसको संशोधन करने या बदलने या उसमें सुधार करने की कोई भी इस पुराने एक्ट में व्यवस्था ही नहीं थी। इस अधिनियम के प्रावधान न्यायालय और मध्यस्थम पंचायत में संशोधन किए जा सकते थे। इस अधिनियम ये जो 1940 का है, इस अधिनियम में न्यायालय की अधिकारिता के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया था। 1940 के अधिनियम में विदेशी पंचायत के संबंध में कोई प्रावधान ही नहीं था। सुलह को सांविधिक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। सुलह की बात ही नहीं की थी। तो इस तरीके से 1940 के मध्यस्थम अधिकरण में अनेक कमियां थी और इन्हीं कमियों के कारण इस अधिनियम को हटा दिया गया और 1996 का नया अधिनियम पारित किया गया, जिसको हम देखते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब ये जो नया एक्ट बना
इस एक्ट में क्या ऑब्जेक्ट रखेगा, मतलब कि क्यों आया ये। तो सबसे पहली चीज़, जो पुराने वाले 1940 में कमियां थी उन कमियों को दूर किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे इंटरनेशनल कमीशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थम के लिए कोई स्थान नहीं था, यहाँ पे स्थान रखा गया। वहाँ पे सुलह को कहीं स्थान नहीं मिला, यहाँ पे स्थान दिया गया। मध्यस्थम कार्रवाई के लिए ऐसी प्रोसीजर सुनिश्चित की गई, ऐसा प्रक्रिया सुनिश्चित की गई जो कि न्याय संगत हो, अच्छी हो, समझ वाली हो। फिर मध्यस्थम पंचायत के कारण दिया जाना ताकि वे लोगों को पंचायत स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से दिखे, यानी कि जो भी कोई मध्यस्थ पक्षकारों की बातें सुनने के बाद जो कोई भी निर्णय या पंचायत लेता है उसको निर्णय दिए जाने के कारण बताए जाने चाहिए। मध्यस्थम कार्यवाही में न्यायालय की पर्यवेक्षीय भूमिका तय की गई, यानी कि सुपरवाइजर रोल किया गया। और ये कहा गया कि आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम कार्यवाही, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में न्यायालय दूर रहेगा। मध्यस्थम अधिकरण की जो इसकी जुडिक्शन है, अधिकारिता, इसको भी सुनिश्चित किया गया, पावर को भी, और ये निर्धारित किया गया कि इसकी सीमाओं और अधिकारों में रहकर ही ये काम करेगा, इसके बाहर जाकर ये काम नहीं करेगा। विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ सुलह दोनों को ही वैकल्पिक उपायों के में शामिल करते हुए उसको प्रोत्साहित किया गया। पंचायतों को डिग्री का स्वरूप प्रदान किया गया, उसी के अनुरूप परिवर्तित करना सुनिश्चित किया गया। और सुलह को भी पंचायत की तरह यानी कि जजमेंट की तरह मान्यता प्रदान की गई। और भी अनेक इसमें ऐसे प्रोविजंस थे जिनको इसमें लिया गया जिससे कि वो प्रोविजंस इसके पूरे हो सकें और मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 पुराने वाले अधिनियम की कमियों को दूर करके उसको प्रभावी बनाया जा सके। तो ये जो नया वाला एक्ट था मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, ये बहुत बढ़िया रहा और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज दिन तक भी इसमें इसको पढ़ते हैं और इसके अंदर जो कोई भी पुराने वाले अधिनियम में कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए ये और आगे से आगे विकसित होता चला गया है। तो नए अधिनियम में पुराने अधिनियम की कमियों को जितना ज़्यादा हो सकता था दूर करने का प्रयास किया गया है। ये तो हो गई इस आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट की, इस एक्ट की बात और पुराने वाले एक्ट की और हिस्ट्री की बात। अब हम इसमें अगर बात करें जनरल प्रोविजंस की, तो इसमें साधारण उपबंध कौन कौन से हैं। तो इसमें साधारण उपबंध हम आगे और देखें, इसके पहले इस एक्ट के पूरे नाम के बारे में सेक्शन 1 में बता रखा है कि है क्या। तो सेक्शन 1 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 की सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, यानी कि ये किसी एक जगह नहीं होगा, ये सब जगह होगा, ये संपूर्ण भारत में होगा। परंतु ये कि भाग 1, भाग 3, भाग 4 जिनका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर केवल वहाँ तक होगा जहाँ तक भी यथास्थिति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह को लागू होते हैं। यानी कि अगर वहाँ पर भी इंटरनेशनल कमीशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक या व्यापार अगर कुछ चलता है तो वहाँ पर भी ये एक्ट लागू होगा, और जहाँ पर व्यापार वाणिज्य नहीं चलता है अंतर्राष्ट्रीय वाला तो वहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। इस उपधारा में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह पद का वही अर्थ है जो हम आगे की अभी सेक्शंस में पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 2 में हम बहुत सारी डेफिनेशंस का पार्ट है, हम डेफिनेशंस के पार्ट में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो सेक्शन 1 इसमें ये कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमीशन के बारे में, संक्षिप्त नाम विस्तार के बारे में। तो इसका संक्षिप्त नाम है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 और ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको जारी करे। तो ये तभी से स्टार्ट है। आगे की क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।